हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 का पेपर 2। और इसमें हम सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये 17 जैन को पेपर हुआ था। तो 17 जैन की जो शिफ्ट 2 थी यानी पेपर 2, हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements about language and cognitive development is correct? इसमें पूछ रहे हैं कि इनमें से दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें लैंग्वेज के बारे में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सबसे पहला है लैंग्वेज डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दिस इज नॉट करेक्ट। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। कि लैंग्वेज अलग से चलती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज हिंडर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? नो, नॉट एट ऑल। लैंग्वेज हिंडर नहीं करता, मतलब रोकता नहीं है या कोई बाधा क्रिएट नहीं करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस के, बल्कि ये तो उसे बेनिफिट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। की लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो एनईपी अभी 2020 आई थी, ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट मीन्स द रिपोर्ट कार्ड जो भी आपकी होती है, communicated to the parents would be a reflection of relative performance of the students in comparison to the classmates. Comparison to the classmates तो कभी कर ही नहीं सकते, comparison is a negative word। कंपैरिजन नहीं हो सकता स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है, हर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सो दिस इज नॉट करेक्ट। Based on the criteria reference testing, this is also not correct. It is based on norm reference testing, not correct. It is a reflection of the progress as well as the uniqueness of the student. Yes, as I told you that every student is different. So रिपोर्ट कार्ड भी ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोग्रेस तो बताए, साथ ही साथ उसमें क्या अलग है, वो इंडिविजुअली क्या उसमें बेहतर है या उसमें क्या यूनिक है, वो बता पाए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। तो मिसकंसेप्शंस मतलब जो स्टूडेंट्स को कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तो उसके बारे में इन सारी स्टेटमेंट्स में से क्या करेक्ट नहीं है। मिसकंसेप्शन कैरेक्टराइज द इनिशियल फेज ऑफ द चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। जब पहले पहले जब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, जब उसका इनिशियल फेज होता है, तो उनको सर्टेन कंसेप्ट में मिसकंसेप्शंस होते ही होते हैं। तो वो एक तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दिस इज करेक्ट। Misconceptions can be used constructively by the teacher in the process of learning। हाँ, जैसे अगर बच्चा अपनी अपने खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करके कुछ बताता है, लेकिन वो कुछ गलत होता है, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आ जाता है, तो टीचर उसे इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्लियर करती है, और उससे जो है वो ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ बच्चों को याद रहती है। सो वो एक तरह से कंस्ट्रक्टिवली टीचर जो है उसे यूज़ कर सकती है इन लर्निंग। Misconceptions represent children's institution about the processes that they observe around them। हाँ, मिसकंसेप्शंस भी उन्हीं से आते हैं। मिसकंसेप्शंस कैसे आते हैं, हमने कोई चीज़ देखी, हमने उसका कुछ निकाल लिया मीनिंग, क्या पता उसका वो मीनिंग ना हो, लेकिन हमने लेकिन हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो उसका वही मीनिंग है। तो ये हमारी इंट्यूशंस जो होती हैं, ये एक तरह से उसी का मिसकंसेप्शंस का ही पार्ट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें बतानी है द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो एक ही स्टेटमेंट हमारे पास बचती है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कह रहे हैं कि मिसकंसेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनएबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस। जी नहीं, मिसकंसेप्शंस होते हैं, ये पार्ट है हमारी लर्निंग का। तो ये नहीं दिखा सकते कि चिल्ड्रन कुछ लर्न ही नहीं कर सकते या कुछ नया कुछ एडवांस सीख ही नहीं सकते। सो दिस इज इनकरेक्ट। अगला सवाल है, any pedagogy which considers subject matter as the end in itself is likely to yield dash among the students।
कोई भी ऐसी पेडागोजी मतलब टीचिंग प्रैक्टिस कह लीजिए या पेडागोजी कह लीजिए विच कंसिडर्ड सब्जेक्ट मैटर एज एन एंड इन इटसेल्फ इज लाइकली टू यील्ड रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर अमंग देमसेल्फ। अगर कोई भी पेडागोजी ऐसी है कि जो सब्जेक्ट मैटर जो भी सब्जेक्ट में दिया गया है बस वही ठीक है, हमने बस वही पढ़ लिया, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक में या जो भी हमें पढ़ने को कहा गया है सब्जेक्ट मैटर वो हमने पढ़ लिया, और बस जो उसमें लिखा है दैट कुछ भी समझ लीजिए राधा इज अ गर्ल लिखा है तो हमने बस ठीक है हमने मान लिया कि हाँ भाई राधा लड़की है, बस बात खत्म। हमने आगे कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी। तो ये होता है कि अगर कोई भी पेडागोजी अगर उसी चीज़ को एंड मान ले वहीं पर अपना कि हाँ बस इसके आगे कुछ नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हम आगे कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें राधा के ऊपर, तो वो एंड हो जाता है इन इटसेल्फ। तो इससे क्या आता है स्टूडेंट्स के अंदर, इसके इससे स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करना जो है कम हो जाता है। स्टूडेंट्स आगे नहीं सोचते, वो अपनी थिंकिंग वहीं रोक देते हैं। द करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंस टू एक्सप्लोर। अगला सवाल है A teacher asked a student to speak his thoughts to himself when he has somewhat stuck in solving a given problem. Soon enough after doing so, student exclaims, I know the answer now. Which of the problem solving strategy has helped the student in this case? तो इसमें ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर ऐसे करता है कि बच्चा बच्चा जब आंसर कर रहा होता है वो कई बार स्टक हो जाता है, तो या तो टीचर कई बार उसे क्यूज देती है, नहीं तो कहती है कि ठीक है आराम से सोचो, अपने आप सोचो, अपने वर्ड्स में सोचो और फिर बताओ। तो फिर उसे एकदम से जब वो सोचता है तो उसे एकदम से आंसर जो है वो स्ट्राइक कर जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको वर्बलाइजेशन कहते हैं। अगला सवाल है इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स इन मीटिंग द नीड्स ऑफ। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किन की नीड्स जो है वो मीट करने में हेल्प करता है? क्या सिर्फ गिफ्टेड चिल्ड्रंस की? नहीं। क्या सिर्फ चिल्ड्रन जो डिसेबल्ड है? नहीं। क्या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है? नॉट एट ऑल। द करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन हर एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। तो हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सक्सेसफुली सक्सेसफुल will hinder the successful inclusion of students with speech and language disorders। मतलब जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में जैसे आता है जिन्हें बोलने में तकलीफ होती है, तो जैसे टॉरेट सिंड्रोम वगैरह वाले जो चिल्ड्रन हैं, तो कौन सा इसमें से जो है वो हिंडर करेगा इनका इंक्लूजन, मतलब बाधा बनेगा उनके उनके जो अ, उनके जो इंक्लूजन में क्लासरूम में। तो उसका करेक्ट आंसर है डिस्करेज द विजुअल्स टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अगर हम जैसे अगर वो स्पीच तो वो बोलने में तो उन्हें प्रॉब्लम है ही, अगर हम विजुअल्स का यूज़ भी नहीं करेंगे उनके साथ एज ए सपोर्टिव एज टू सपोर्ट देयर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स, तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो हिंडर करेगा उनके सक्सेसफुल इंक्लूजन को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की द बेसिस ऑफ लर्निंग इज। इसका मतलब है कि लेव वाइगॉट्स्की जो थे उनके अकॉर्डिंग बेसिस क्या था लर्निंग का। लेव वाइगॉट्स्की याद है कि दो चीज़ों पर ध्यान देते थे। एक तो उनका ध्यान सोशल और कल्चरल इंटरैक्शन के ऊपर था, सोशल एंड कल्चरल इंटरैक्शन के ऊपर था, और दूसरा उनका लैंग्वेज के ऊपर था। सो इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है सोशल इंटरैक्शन, तो करेक्ट आंसर है सोशल इंटरैक्शन। अगला सवाल है टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो टीचर को क्या करना चाहिए? एम्फसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट? नहीं। एम्प्लॉय स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टू कंडीशन द बिहेवियर? नहीं। ऐसे नहीं, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स में तो एक तरह से एक्सट्रिंसिक तरीके से तुम मोटिवेट करके कुछ कंडीशन कर रहे हो उनका बिहेवियर एक तरह से, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। Provide opportunity to think and reflect on experiences. This is correct. So our correct option is provide opportunity to think and reflect on experiences. अगला सवाल है
Which of the following set of attributions for failure on a task is likely to motivate a student for future attempts? इसमें कह रहा है which of the following set of attributions जो है वो क्या नाम है for failure on a task is likely to motivate students for the future attempts. Teacher was biased towards me and I can't manage to change her perception about me. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये जो सेट जो एट्रीब्यूशंस का दिया है जो मतलब जो बच्चे क्या सोच के ऐसे हैं कि अगर उन्हें फेलियर भी मिलता है तो अगर वो ऐसा सोचें अगर वो अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें तो वो उन्हें मोटिवेट करेगा आगे के फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए. तो इसमें तो इसकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव हो रही है कि टीचर बायस थी मेरे टूवर्ड्स इसलिए मैं जो है वो मैं उसका उनका परसेप्शन जो है अपने बारे में चेंज नहीं कर सकता. This a particular exam falls on Tuesday and Tuesday is not and my unlucky. ये एक stereotype है कि भाई Tuesday is my unlucky day. तो this is also not correct. I'm not intelligence and intelligence is fixed. This is also not correct. Everyone is intelligent मतलब इंटेलिजेंस को तुम नाप नहीं सकते जो मेहनत करता है वो आगे जाता है. तो ये सोचना दैट आई एम नॉट इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस जो है वो तो भगवान से ही मिलती है ऐसा नहीं है. I didn't put enough effort this time and although I am capable of doing so. This is correct कि ठीक है मैंने इस बार एफर्ट नहीं करा मैं अगली बार जो है वो और एफर्ट करूंगा एंड आई नो दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग सो. सो दिस इज अ गुड अप्रोच. हमारा अगला सवाल है डैश रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक टाइम व्हेन अ चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट. सो इसमें ये कह रहे हैं कि इनमें से एक ऐसा टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो कि चिल्ड्रन जहाँ पे ससेप्टेबल होते हैं टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई मतलब कुछ काइंड ऑफ चीज़ें जो उन्हें सीखनी होती हैं वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट सीखते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है सेंसिटिव पीरियड्स. कुछ ऐसे सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं कि अगर उस टाइम पे उस बच्चे को वो बात सिखाई जाए कुछ काम जो है वो सिखाया जाए वो सबसे बेस्ट सीखते हैं. तो वो सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं. अगला सवाल है which of the following is an example of metacognitive skills. metacognitive skills का examples पूछ रहे हैं. So the correct answer is evaluating process used by oneself in solving a problem. metacognitive skills का basically मतलब ये होता है कि कोई जैसे उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी किसी बच्चे ने और वो जो उसने स्टेप्स फॉलो करे या जो उसने प्रोसीजर फॉलो करा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो उन स्टेप्स को वो जो प्रोसीजर है उसको अच्छे से समझ पाए वो बिल्कुल सही जो जो भी उसको वो अच्छे से उसको इवेलुएट कर पाए तो उसको हम मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं. अगला सवाल है सेक्स इज डैश while जेंडर इज डैश. So sex is biological and the gender is socially constructed. अगला सवाल है dyscalculia is primarily associated with difficulty in performing mathematical calculation is known as dyscalculia. Next is in a child-centered education, the teacher gives direction while the learners follow blindly. No. चाइल्ड सेंटर्ड है तो उसमें जो चाइल्ड जो मतलब लर्नर है या जो चाइल्ड है उसका मेन रोल होना चाहिए टीचर का नहीं. अंडरस्टैंड्स द चाइल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन सोशल कंस्ट्रक्टिव मैनर. यस द टीचर अंडरस्टैंड करती है चाइल्ड को और प्रोसेस को लर्निंग के और सोशल कंस्ट्रक्टिव मैनर में जो है वो लर्निंग आगे पहुंचती है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इम्पैक्ट लर्निंग. बोर्डोम नहीं है एंजाइटी नहीं है फियर नहीं है इट इज होप. नेक्स्ट इज at which stage of Lawrence Kohlberg moral development theory do individuals believe that society needs to update the rules over time? So it is social contract orientation.
Next is, in which stage can a children work with hypothetical statements and explore logical relationship between statements and have a ability to cope with abstractions such as proportions. तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें जो चाइल्ड है वो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर पाता है, उनके बीच की लॉजिकल रिलेशनशिप्स, तो और कोप अप कर पाता है अलग अलग एक्सट्रैक्शंस के साथ सच एज प्रोपोर्शंस वगैरह के साथ। तो वो आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जब उसे हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग उसमें जो है ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा अगला सवाल है, अ टीचर इंटेंड्स टू फैसिलिटेट प्रोसीजरल नॉलेज अमंग हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो टीचर चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स में आ जाए, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन उसके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। सो प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है? प्रोसीजरल नॉलेज होती है जो किसमें जिसमें कोई स्टेप्स फॉलो हो रहे हो, कोई प्रोसीजर फॉलो हो रहा हो, तो उसको हम प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। तो पहला है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है। हु रोट नेशनल एंथम, कोई प्रोसीजर नहीं है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसमें भी कोई प्रोसीजर नहीं है, बहुत डिस्क्रिप्टिव से हैं। दीज ऑल कैन build the descriptive knowledge among the students। लेकिन हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन, ये जो है ये प्रोसीजरल है, इसमें कोई प्रोसीजर फॉलो होगा। सो दिस इज करेक्ट। तो हमारा अगला सवाल है, इन ऑर्डर टू केटर टू द नीड्स ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स अ टीचर शुड अवॉइड। गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके लिए टीचर को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनकी नीड्स भी जो है वो मीट हो पाए। तो अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, हाँ जी आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स इनरिचमेंट एक्टिविटीज़, इसे भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये भी हेल्पफुल रहता है क्योंकि उनकी नीड्स के लिए। और कंसिडरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, ये भी नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिडायमेंशनल करिकुलम, कि मतलब सारे लोगों के लिए, जो गिफ्टेड हैं, जो डिसेबल्ड हैं, या जो नॉर्मल बच्चे हैं, सबके लिए एक ही करिकुलम, सिर्फ एक ही तरह का करिकुलम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गिफ्टेड है उनकी नीड्स थोड़ी अलग होती हैं, तो उनके लिए जो है वो अलग तरह का फ्लेक्सिबल करिकुलम ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन और रीज़न दे रखा है इसमें। असर्शन एक स्टेटमेंट होती है और उसका एक रीज़न होता है, हमें देखना होता है कि रीज़न जो है वो करेक्ट है कि नहीं और उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं जो स्टेटमेंट है। सो हमारी स्टेटमेंट है, कंपैरिजन अमंग द स्टूडेंट्स कैन वेरी एक्यूरेटली एक्सेस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। तो ये बोल रहे हैं कि कंपैरिजन अगर हम चिल्ड्रन में करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस चाइल्ड में कितना डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रहा है। जी नहीं, हर एक चाइल्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी चाइल्ड का कोई इंटरेस्ट पार्ट है, या कोई चाइल्ड किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई चाइल्ड किसी चीज़ में अच्छा होता है, तो हम बहुत एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि वो किस चीज़ में डेवलप कर रहा है, या किस उसका डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो बहुत एक्यूरेटली नहीं बता सकते हम। सो आवर ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद है रीज़न, जो आर स्टेटमेंट है हमारा, the pattern and the sequence of development as well as the rates of development are the same for all the children universally. No, this is also not correct, सबका different होता है। पैटर्न आप कह सकते हो कि सेम हो सकता है, सीक्वेंस सेम हो सकता है, लेकिन रेट्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सेम नहीं होता है। रेट सबका अलग अलग होता है, सब अपने पेस से, सब चिल्ड्रंस का अपना पेस होता है, वो उससे डेवलप करते हैं। तो बोथ एंड आर फॉल्स। Next question is, secondary socialization maps the period in dash when the child begins to attend formal institutions such as school। सेकेंडरी सोशलाइजेशन इनमें से कब आता है? जब चाइल्ड जो है वो अटेंड करता है अपना फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल में जब जाते हैं बच्चे, तो उसमें हमें पता है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है हमारा। प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है हमारी फैमिली,
फैमिली में हमारे पेरेंट्स और सिबलिंग्स वगैरह जो होते हैं वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। तो इसने स्कूल जाने की बात करी है, तो इन्फेंसी में तो बच्चा स्कूल जाता नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एडोलसेंस से काफ़ी पहले हो जाएगा ये, तो ये भी नहीं हो सकता। मिडिल, हम अर्ली चाइल्डहुड इसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो जो चाइल्ड है जब स्कूल जाता है तो ही स्टार्टेड टू डेवलप द सेकेंडरी सोशलाइजेशन आता है उसके लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड बी यूज्ड बाय द टीचर्स टू एक्सेस द चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा टूल है जो कि यूज़ कर सकती है एक टीचर स्टूडेंट्स को एक्सेस करने के लिए, मतलब असेस करने के लिए? तो वर्क इन ग्रुप्स, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, पोर्टफोलियोज प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग, ऑल द अबव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। अगला सवाल है टू इंश्योर द रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, NEP 2020, that is National Education Policy 2020, proposes the curriculum and pedagogy should be engaging and contextual। सही लग रहा है ये। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, स्टैंडर्ड और एक ही तरह का हो नहीं, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड अराउंड सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक्स, नहीं, टेक्स्ट बुक से तो हम आगे 2005 के जो NCF फ्रेमवर्क था उसी में ही बढ़ गए थे। और सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, नो, एग्जाम्स आर नो नॉट the center of everything. Exam should not be the center of everything. Learning should be the center of everything. Students should be the center of everything. So option first is correct. It should be engaging and it should be contextual. Next is Jean Piaget and Lev Vygotsky have shifted the understanding of learning as dash process to a dash process. जीन प्याजे और ली वाइगॉट्स्की दोनों ही जो थे साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बहुत बड़े महारथी थे, और इन दोनों ने ही जो है वो पैसिव लर्निंग को ना देख के एक्टिव लर्निंग को जो है वो प्रमोट करा था। सो दे हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ पैसिव प्रोसेस टू एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में जो चाइल्ड है वो अपनी नॉलेज जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है, एनवायरनमेंट से कंस्ट्रक्ट करता है, सोशलाइज होके कंस्ट्रक्ट करता है, और पैसिव में तो स्पून फीडिंग ही होती है। नेक्स्ट इज 26th। इसमें भी असर्शन और रीजनिंग है। तो असर्शन की स्टेटमेंट है हमारी, बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू concept a teacher should review prerequisite knowledge. This will help the students bring in mind the information that they will need to understand to learn a new concept. इसमें कह रहे हैं कि कोई भी कंसेप्ट नया शुरू कराने से पहले टीचर को जो है वो प्री रिक्विजिट नॉलेज को रिव्यू ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन रहे जब वो कोई नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो। सो दिस इज़ वेरी करेक्ट कि हमें प्रीवियस नॉलेज की हेल्प तो लेनी ही चाहिए किसी भी नई नॉलेज को सीखने के लिए। अगला है रीजन है कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रैटेजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि मार पीट या फिर कोई भी सज़ा देने की, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, और ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करनी चाहिए अगर बच्चा कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर दिखाता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन आर कहीं भी ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो वी विल से दैट ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें कहीं भी हमें ए से मिलती जुलती कोई बात नहीं लग रही है, इसमें ये पॉइंट बिल्कुल अलग है, ये पॉइंट बिल्कुल अलग है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has been promoted by Right of Persons Disabilities Act 2016? So the correct answer of this is equality and non-discrimination in all spheres of life. Persons Disability Act में है कि किसी भी बच्चे को जो है वो अगर वो डिसेबल्ड भी है तो उसको एजुकेशन के लिए मना नहीं करा जाएगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहेगा किसी भी स्पेयर ऑफ लाइफ में, और इक्वालिटी को जो है वो प्रमोट करने को कहा है इस एक्ट में। अगला सवाल है
Students should be taught self-regulatory knowledge about when and where and why to use variations in learning strategies. This is correct. A learning strategy is more likely to be maintained and employ students know when and why to use it. This is also correct. So इसमें है A and R are true and R is talking about A and it is a correct explanation of A. अगला सवाल है which of the following is correctly matched pair of the type of intelligence and the end state possibilities as per the theory of Howard Gardner. तो हार्वर्ड गार्डनर ने कुछ 8 हमें जो है वो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी और ये उनमें वो सारी इंटेलिजेंस दी गई हैं और ये बताया उनकी एंड स्टेट पॉसिबिलिटी कि मतलब अगर किसी में इस तरह की इंटेलिजेंस है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो क्या बन सकता है आखिरी में जाके। तो जैसे लिंग्विस्टिक है तो लिंग्विस्टिक मतलब उसकी लैंग्वेज वगैरह की में बहुत अच्छी पकड़ है, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो लैंग्वेज पे है। तो क्या उसकी एंड स्टेट पॉसिबिलिटी एक नेविगेटर की है? नो, नेविगेटर की नहीं है। जो नेविगेटर होते हैं जो रास्ते वास्ते बताते हैं, तो ये उसकी नहीं है। इंटेलिजेंस अगर लॉजिकल मैथमेटिकल की है तो क्या उसकी एंड स्टेट पॉसिबिलिटी किसी अकाउंट्स के काम से रिलेटेड है? ये हो सकता है क्योंकि अकाउंट्स के काम में बहुत ज़्यादा लॉजिकल और मैथमेटिकल जो है वो चीज़ें होती हैं, तो दिस इज़ करेक्ट। इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल, अगर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो क्या एंड स्टेट पॉसिबिलिटी एक डांसर की है? जी नहीं। इंटरपर्सनल का मतलब होता है जिसको बाकियों के मूड्स की और बाकियों की क्या सोच रहा है सामने वाला इंसान उसकी खबर होती है, उसको वो अच्छा पढ़ पाता है किसी भी इंसान को, उसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके बाद है स्पेशियल, उसकी पॉसिबिलिटी बता रखी है एथलीट। स्पेशियल मतलब स्पेस की नॉलेज होना एक तरह से, स्पेस इन सेंस की कि हाँ इस इतनी जगह है, इस जगह में ये अच्छे से हो सकता है, ये इस जगह में ये अच्छे से आ सकता है। एक तरह से जैसे किसी किसी में ऐसा नहीं होता कि पजल बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है कोई बंदा, बहुत अच्छे से पजल सॉल्व कर लेता है, तो आगे चल के जो उसकी एंड पॉसिबिलिटी होती है वो आर्किटेक्ट की हो सकती है, जो डिज़ाइन करता है कोई चीज़, कोई डिज़ाइन ड्राइंग्स वगैरह में लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं। सो स्पेशल में एथलीट नहीं आ सकता। हमारा आज का जो आखिरी सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो है वो क्रिटिक है, एक तरह से क्रिटिसिज्म कर रहा है जीन पियाजे की थ्योरी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो उन्होंने दी थी। तो सबसे पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टॉक्स अबाउट देयर एक्टिंग अपॉन देयर एनवायरनमेंट। तो ये तो करेक्ट है कि जो एनवायरनमेंट है उससे ही बच्चे सीखते हैं और उसी पे एक्ट अपॉन करके जो है वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, ये भी सही है। चिल्ड्रंस की थिंकिंग जो है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है एडल्ट से। जो ऑप्शन क्रिटिक का है वो है ये कि जो चिल्ड्रन है डिपेंडेंट ऑन देयर सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इन्फ्लुएंस करता है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, दैट इज ट्रू। लेकिन सिर्फ डिपेंडेंट रह जाते हैं उनका सारा का सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे, ये हम नहीं कह सकते। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो वी एंड हेयर। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।